दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों तकरीबन 3 दिनों पहले मैंने आप सबसे कहा था इस सरकार के लिए मौजूदा संसद सत्र में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जिस दिन हमने आपसे ये बातें कही उसके अगले ही दिन आपने देखा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। प्रधानमंत्री संसद सत्र को बीच में छोड़कर यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर रवाना हो गए। और इन सब से आगे बिहार में जिस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के जो प्रयास होते हैं, जो संवैधानिक प्रयास होते हैं, उस पर जो फर्जीवाड़े का आरोप, खास करके जिस तरह से जिस संस्था को इस देश के संविधान ने लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर विपक्ष ने जिस प्रकार से फर्जीवाड़े के आरोप एसआईआर के माध्यम से लगाए, अब संसद के अंदर की स्थिति को देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उपराष्ट्रपति का अचानक दिया गया इस्तीफा हो, चाहे बिहार में वोटर लिस्ट का मामला हो, या फिर मौजूदा सरकार से सहयोगी दलों की बढ़ती हुई नाराजगी हो, इन सब के बीच अब अगला हफ्ता यानी सोमवार से 28 जुलाई से जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है, उसमें इस सरकार का सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार, बैसाखियों पर चलने वाली सरकार और गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक गठबंधन धर्म को निभाने की जो कभी आदत नहीं रही, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाई जाती है, इसका कोई अनुभव नहीं रहा। और जिस तरह से दो लोगों की सरकार का आरोप इस मौजूदा सरकार पर लगता रहा, उसके बाद की परिस्थितियों में तो अब साफ दिखता है कि पहली नाराजगी तो चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी की तरफ से सामने आई, और अब दूसरी नाराजगी सरकार की दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से सामने आ रही है। मुद्दा एसआईआर का है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगले हफ्ते सरकार घिरती कैसे जा रही है। एक एक कर आपको मैं सारी बातें बताता हूं कि सरकार घिर कैसे रही है। दरअसल इस सरकार के लिए मॉनसून सत्र मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सारी समस्याएं एक साथ सामने आ गई हैं, और सरकार उस पर पर्देदारी की जो कोशिश कर रही है, वो पर्देदारी सरकार पर भारी पड़ती जा रही है। सदन को कुछ बताना नहीं चाह रही, देश को कुछ बताना नहीं चाह रही, और मानसिकता उसी दौर वाली है जिस दौर में सरकार के वकील अट्ठास के साथ सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जनता का क्या वास्ता, जनता को इसमें पारदर्शिता ढूंढने की जरूरत क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ साफ कह दिया कि जनता को सब कुछ जानने का हक है कि चुनाव में जो पैसा लगता है वो पैसा किसका है, काला है या सफेद है या कहां से आ रहा है। उसके बाद से अब जो मानसिकता है, मानसिकता वही 282 और 303 सांसदों वाली है। मानसिकता इस सत्ता की वही है जैसे किसी एक दल के स्पष्ट बहुमत वाली सरकार हो। लेकिन अब जमाना बदल चुका। 4 जून 2024 का जो जनादेश था, उस जनादेश ने यह साफ कर दिया कि अब वक्त 1989 से 2014 के बीच के गठबंधन की सरकारों, जिसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर आगे बढ़ने का वक्त है, उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम का दर्शन कहीं इस व्यवस्था में दिखा नहीं। उल्टे वन नेशन वन इलेक्शन की बातें होने लगी। उल्टे मौजूदा व्यवस्था में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर के जो सवाल है, उन सब को लेकर के नए सिरे से कानून बनने लगे। चीफ जस्टिस को सिलेक्शन पैनल से बाहर किया जाने लगा। तो आखिर हालात ऐसे एक दिन में नहीं बने। अब सवाल उठता है कि अगले हफ्ते में सरकार का सर्वाइवल क्यों मुश्किल होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अगला हफ्ता निर्धारित करेगा ये हालात कैसे बन रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पर्देदारी की कोशिशें लगातार चल रही है। पहली पर्देदारी तो इस बात पर कि सीज फायर क्यों किया गया। जब भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी तो सीज फायर की परिस्थितियां क्यों बनी। सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं, 25 बार वो दावे कर चुके कि ट्रेड डील की धमकी देकर, टैरिफ का मामला सामने लाकर किसी न किसी तरह से भारत को और पाकिस्तान को मजबूर किया। तो क्या भारत मजबूर लोगों का देश है? और मजे की बात यह है कि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप के दावे का खंडन नहीं किया। कायदे से तो नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए था,
और डोनाल्ड ट्रंप के दावे का खंडन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। हालिया दावा डोनाल्ड ट्रंप का यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो भारत पाकिस्तान के बीच जो एक सीमित युद्ध जैसे हालात थे, उसमें 5 विमान गिरे। ट्रंप साहब ने यह नहीं बताया कि भारत के कितने गिरे, पाकिस्तान के कितने गिरे, जबकि भारत सरकार ने अपने किसी भी फाइटर जेट के गिरने की बात से लगातार इनकार किया। देश को यह जानने का हक है कि क्या भारत का भी कोई प्लेन गिरा, क्या रफाल गिरा या कुछ और गिरा, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। फ्रांस की मीडिया में भी ऐसी खबरें चली रफाल को लेकर के। अब इन सब के ऊपर जो पर्देदारी की कोशिशें थी, धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति का पद विवादों में घिरने के बाद, उनके इस्तीफे के बाद जो हालात बने हैं, उसमें ताजा खबर यही आ रही है कि 28 और 29 जुलाई को 16-16 घंटे की चर्चा संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर होगी। स्वाभाविक है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी तो सरकार को जवाब देना होगा। विपक्ष सवाल पूछेगा, बिंदुवार तरीके से पॉइंट वाइज सवाल पूछेगा, और सवाल पूछकर जनता के बीच में इस मुद्दे को ले जाने की भरपूर कोशिश होगी। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ये कोशिशें होनी भी चाहिए, जनता को जानना भी चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो क्या खोया क्या पाया की स्थिति जब सरकार नहीं बता रही है, तो सवालों का जवाब क्या लीपापोती के माध्यम से दिया जाएगा। सवाल यह है कि 16 घंटे की दोनों सदनों में जो चर्चा होगी, उसमें सरकार गोलमोल जवाब देगी या ट्रंप के दावे को खारिज करेगी। विमान गिरने का हो या जबरिया सीज फायर कराने का ट्रंप का दावा हो, यह एक अलग सवाल है। और इन सवालों के साथ साथ यदि हम देखने की कोशिश करें तो कुछ और मामले सामने आ रहे हैं। मामला सामने आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर का मामला जब सामने आया, उसके बाद कई सारे ऐसे मसले उठे जिसमें कश्मीर के अंदर सुरक्षा का मसला है। कश्मीर के मुख्यमंत्री को एक दिन के लिए अगर उमर अब्दुल्ला के दावे पर यकीन करें तो नजरबंद करने का मसला है। कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब किसकी है, जब कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण वहां की पुलिस भी दिल्ली पुलिस की तरह केंद्र सरकार के अधीन है। ये सीधे एलजी को यानी उपराज्यपाल को रिपोर्ट करती है। बिल्कुल दिल्ली जैसी व्यवस्था है पुलिसिंग के मामले में। तो वो जवाबदेही किसकी होगी कि पहलगाम के बैसारन वैली में सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था, जहां प्रतिदिन 1500, 2000, 2500 के करीब टूरिस्ट जा रहे थे, वहां सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। ये सब सवाल है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर आता है। लेकिन इन सब से आगे आज जिस प्रकार से संसद स्थगित हुई, महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की जरूरत थी। एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की जरूरत थी, और उस एसआईआर की चर्चा को लेकर के राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बकौल राहुल गांधी, कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच उन्होंने की कि क्या कोई इलेक्शन चोरी या वोट चोरी हो रही है, और उनका कहना है कि जल्द ही इसका खुलासा हम करेंगे। महाराष्ट्र की कथित वोट चोरी जो आरोप है राहुल गांधी कांग्रेस या इंडिया अलायंस का, उसको लेकर के कई खुलासे किए, एक एक बिल्डिंग में कितने वोट पाए गए, इस तरह के खुलासे किए। उसके बाद भी परिस्थितियां नहीं बदली है, इसको लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए। और तीसरा मामला तो बिहार का चल ही रहा है, कहा जा रहा है और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के मत काटने का यह षड्यंत्र है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा षड्यंत्र जब रचा जा रहा है या रचने का आरोप लग रहा है, तो संसद में चर्चा कराने में दिक्कत किसे है। क्या जगदीप धनखड़ से इस्तीफा इसलिए लिया गया कि वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एसआईआर के मुद्दे तक हर जगह चर्चा कराने के लिए तैयार हो गए थे? क्या इसलिए लिया गया कि वो महाभियोग जो जजों के खिलाफ लाए जाने की तैयारी थी या एक जज के खिलाफ लाए जाने की तैयारी थी, उसमें सरकार के रुख के उलट जाकर के फैसले ले रहे थे? अगर पारदर्शिता के लिए देर आए दुरुस्त आए, अपनी पुरानी छवि से उलट जाकर जगदीप धनखड़ फैसले ले रहे थे, इसका तो स्वागत होना चाहिए था कि कम से कम उन्हें देर सही सद्बुद्धि आई कि जो अब तक वो कर रहे थे वो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा नहीं है, तो अब उन्हें रोकने की परिस्थितियां किसने पैदा की। आज लोकसभा में सदन नहीं चला, संसद नहीं चली, लोकसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई बिहार के एसआईआर यानी वोटर के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर। और जब इस मुद्दे पर कार्रवाई स्थगित हुई, उसके बाद
संसद परिसर में ही बात करते हुए नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद गिरधारी यादव ने जो बात कही, उससे सरकार के कान खड़े होना स्वाभाविक है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह बिहार में एक अव्यावहारिक तरीके से लिया गया फैसला है। कैसे इतने कम समय में कोई कर पाएगा, कैसे एसआईआर हो पाएगा, कम से कम 6 महीना वक्त देना चाहिए था। उन्होंने खुद का भी उदाहरण दिया कि उनका बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे आके वो खुद का सिग्नेचर करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद आयोग तो आयोग ठहरा, ज्ञानेश कुमार तो ज्ञानेश कुमार ठहरे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर कर दिया, काउंटर एफिडेविट भी दायर कर दिया कि हम आधार, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार नहीं कर सकते। 28 जुलाई को सुनवाई भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसले लेता है। लेकिन कुछ दिनों पहले जब चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर पर सवाल उठाए, सीधे सीधे एसआईआर के प्रोसेस की एक बड़ी संवैधानिक संस्था सीएजी से जांच कराने की वकालत कर दी, और अब नीतीश कुमार की पार्टी के एमपी उनके खिलाफ जा रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक उनके खिलाफ जा रहे हैं। पटना में विधायक डॉक्टर संजीव ने भी, जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने भी एसआईआर पर सवाल उठा दिए। सवाल यह उठता है कि नायडू के बाद नीतीश की पार्टी, नानी फैक्टर जिसकी बैसाखियों से सरकार चल रही है, वो सरकार के रुख से जब इतर जाते हुए दिख रही है, तो अगले हफ्ते सरकार का भविष्य क्या होगा संसद में। हमारा संविधान कहता है, संसदीय व्यवस्था के उसूल कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकारें संसद के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन मौजूदा सरकार संसद से भागने की नीति पर चलती है। सत्र शुरू होता है तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकल जाते हैं, सत्र शुरू होता है तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा हो जाता है, और सत्र शुरू होता है तो सरकार चर्चा से भागने की कोशिश करती है। एक हफ्ते हंगामा कराकर, प्रधानमंत्री जब तक विदेश में रहे तब तक चर्चा न हो, हंगामा कराकर फिर अगले हफ्ते चर्चा कराने की इजाजत दी जाती है। आखिर इससे इस देश के आम जनता के टैक्स का, उस रेवेन्यू का, उस कीमती पैसे का जो नुकसान हो रहा है संसद सत्र की कार्रवाई के स्थगित होने से, क्या उसकी भरपाई कौन करेगा। अब कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन सवालों के इर्द गिर्द ये पूरा सिस्टम उलझा हुआ नजर आ रहा है। चाहे नायडू की पार्टी हो या नीतीश की पार्टी हो, दोनों को जनता के बीच में जवाब देते नहीं बन रहा है। दोनों का जो स्थापित वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के इशारे पर चलने वाले ऐसी संस्थाओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। तो अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो चर्चा शुरू होगी, स्वाभाविक है कि ये चर्चा उस दौर में 28 जुलाई को शुरू होगी, सोमवार यानी 28 जुलाई को, जिस दौर में उसी 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई होगी। और ये सारी चीजें जब एक साथ क्लब होती हुई दिखेंगी, वहां सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों ने जो वीडियो दिखाए, जिस तरह की बातें कही, जिस तरह से सफाई देते देते आयोग के पसीने छूटने लगे कि दस्तखत कौन कर रहा है, वोटर मौके पर मौजूद नहीं तो दस्तखत कौन कर रहा है, ये सवाल जब एक साथ उठने लगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगा, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को लेकर, उसकी प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठने लगे, तो एक तरफ अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत का घिरना, एक दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर पूरे सिस्टम का पंगु हो जाना, और तीसरी तरफ सरकार की सबसे बड़ी साझेदार यानी भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी का अपने सहयोगी दलों के साथ सीधे सीधे टकराने के हालात में पहुंचते जाना, इस सरकार के स्थिरता की गारंटी तो नहीं दे रहे। इस सरकार की स्थिरता से ज्यादा इस सरकार की अस्थिरता की गारंटी वो दे रहे हैं। अगले हफ्ते क्या होगा, सरकार बचेगी या जाएगी, ये देखने वाला मुद्दा है। लेकिन जो भी होगा, हमारी नजर बनी रहेगी, और देखते हैं किस प्रकार से जो राहुल गांधी के आरोप है, जिससे सरकार से लेकर सिस्टम तक हिला हुआ है, उनके आरोपों के बाद और संसद में चर्चा के लिए सदन के द्वारा तैयार होने के बाद अब किस तरह की परिस्थितियां बनती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।